Hello students, today topic is ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर मानव विकास, भारत में मानव विकास का लेवल क्या है, वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारा इंडेक्स है वो कितना है, और इसमें किस एरिया पर लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट है और किस एरिया पे ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, इसको मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं, जो पैरामीटर्स लिए गए हैं इंडिया में वो कौन से हैं, वो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इंडिया विद पॉपुलेशन ओवर 1.20 बिलियन इज रैंक 130 among 189 countries of the world in terms of Human Development Index with the composite SDI value of 0.640. India find herself grouped with countries showing medium human development according 2018. 2018 के जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत में 189 देशों में 189 देशों में 130वां स्थान आता है, जिसमें एसडीआई वैल्यू जो भारत की है वो 0.640 है। ये आपको ध्यान में रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारा जो सूचकांक है वो 0.64 है, और जो रैंक है कंट्री के अंदर वो 130 है। जो 189 कंट्री के अंदर यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें ये रैंक आता है। इसमें हम टेबल में दे रहे हैं कि हमारे से ऊपर जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं और हमारा रैंक जो है वो कहाँ पर आता है। तो ये रैंक जो आता है हमारा, ये वर्ल्ड के जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री हैं उस के मीडियम लेवल के अंदर आता है। इसमें जो हायर लेवल है और उसमें जो लोअर लेवल है वो इसमें अलग अलग आते हैं। जैसे नॉर्वे जो है वो वर्ल्ड के अंदर टॉप पोजीशंस पर है एसडीआई वैल्यू के अंदर, जिसका एसडीआई जो वैल्यू है वो 0.953 जो फर्स्ट पोजीशंस पर है 2018 के अकॉर्डिंग। आपकी जो बुक है उसमें जो रैंक दिया गया है वो हो सकता है पुराना है, तो नई जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका फर्स्ट रैंक आता है, और नॉर्वे का जो एसडीआई वैल्यू है वो 0.953 है। ये आपको इसमें ध्यान रखना। उसके बाद जो जर्मनी है वो आता है आपका जो फोर्थ पोजीशन पर था आपका 2016-17 के अंदर, जबकि 17-18 के अंदर जो है ये इसका रैंक जो है वो डिक्रीज होकर के ये फोर्थ से फिफ्थ पर आ गया है। इसके बाद यूएसए का 13वां रैंक है, यूके का 14 रैंक है। इंडिया का जो हमारा रैंक आता है वो 0.640 एसडीआई वैल्यू के साथ 130 पर आता है। इससे नीचे बांग्लादेश हमारे कंट्री से नीचे बांग्लादेश का 136 रैंक है और पाकिस्तान का 150 रैंक है, जो हमारे से लगभग 20 रैंक के नीचे आता है। सबसे कम जो रैंक है वो नाइजर का है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। नॉर्वे टॉप रैंक में है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया मीडियम रैंक के अंदर आता है, और नाइजर जो है वो सबसे लोवेस्ट रैंक के ऊपर आता है, जो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद देखिए, अगर किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर जो है वो लो हो जाता है तो उसके क्या सीरियस कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसमें देखिए, लो स्कोर ऑफ एसडीआई इज a matter of the serious concern, but some reservation have been expressed about the approach as well as the indicator selected to calculate the index value and rank of the state countries. मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना एक गंभीर चिंता का विषय हो जाता है, किंतु इसके जो उपागम है और राज्यों और देशों के जो सूचकांक के मूल्यों की जो परिकल्पना की जाती है उसमें जो उसके थ्रू चुने गए जो इंडिकेटर्स होते हैं उन इंडिकेटर्स के अनुसार इसके अंदर कुछ जो है
वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। ये कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कुछ किसी कंट्री के अंदर बेटर होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली मेजर नहीं किया जा सकता है या उनको जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो उसके कारण से उसका रैंक है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो जाता है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक colonizations, imperialisms and neo-imperialisms, social cultural factors like human rights, violence, social discriminations on the basis of race, religious, gender and caste, social problem like crimes, terrorism and war and political factor like nature of the state, form of the government, democracy या dictatorships, level of the empowerment are some factors that are very crucial and determining the nature of human development. ये जो फैक्टर दिए गए हैं ये फैक्टर जो होते हैं इनको ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, जिसके कारण से जहाँ पर ये फैक्टर फेवरेबल होते हैं वहाँ एसडीआई अधिक हो जाती है, जहाँ पर ये अनफेवरेबल्स हो जाते हैं तो वहाँ एसडीआई वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें जैसे दिया गया है कि किसी भी देश के अंदर जो है उसके उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन होता है, दूसरे देशों के वो उपनिवेश रहा, कितने सालों तक दूसरे देशों के वो उपनिवेश रहा। साम्राज्यवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या नव साम्राज्यवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे जो ऐतिहासिक कारक होते हैं। इसी प्रकार से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हो जाता है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका उल्लंघन कर दिया जाता है। सामाजिक और धार्मिक जो विवाद हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, अपराध वगैरह हो जाते हैं, टेररिज्म्स की कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, आतंकवाद वगैरह हो जाती है, वार वगैरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, या पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं राजनीतिक अस्थिरता या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं लाइक नेचर ऑफ द स्टेट, फॉर्म द गवर्नमेंट की जो स्थिति है कि वो डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप्स है वहां पर, तो उस कंडीशंस के अंदर भी जो है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करता है। तो इसमें जैसे दिया गया है कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन, धार्मिक, जाति, लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसी सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे अपराध, आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं, राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप कि वो लोकतंत्र सरकार है या तानाशाही सरकार है, एम्पावरमेंट जैसे सशक्तिकरण जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने के कारण से मानव विकास की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को निर्धारण करना और इन सब चीज़ों को उसके रैंक को प्रोवाइड करना है, वो निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों के अंदर जो है डेमोक्रेसी है, किन देशों में नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, किन के अंदर एम्पावरमेंट्स है, किन के अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइनर लेवल पर उनकी स्टडी की जाती हैं जो वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अफेक्टेड करते हैं। These aspects have special significance in case of India and many other developing countries. भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में इस प्रकार के जो कारक हैं इनकी विशेष महत्व होता है। जिन क्षेत्रों के अंदर ये कारक पॉपुलेशंस के फेवरेबल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं तो वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हाई हो जाता है, और जहाँ पर ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, कास्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद आता है यूजिंग द इंडिकेटर सेलेक्टेड बाय द यूएनडीपी, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया। भारत के अंदर जो है वो प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है और वर्ल्ड की जो रिपोर्ट तैयार करता है वो यूएनडीपी करता है। ये पहले भी मैंने बताया था आपको, ये ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करता है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जो योजना आयोग था अब उसका नाम क्या कर दिया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो इंडिया के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करता है। इट यूज स्टेट
एंड द यूनियन टेरिटरी एज द यूनिट एनालिसिस। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है कि एक स्टेट है और दूसरा यूनियन टेरिटरी है, इनको ही एक रीजन मान करके कि ये यूनियन टेरिटरी अलग है, ये स्टेट अलग है, तो इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ही बॉर्डर मान करके और इनकी स्टडी की जाती है कि केरला का इतना है, पंजाब का इतना है, हरियाणा का इतना है, छत्तीसगढ़ का इतना है, ये सब इन्हीं के अकॉर्डिंग माना जाता है। ईच स्टेट गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सभी जो स्टेट हैं वो अपने स्टेट लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाते हैं यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। और जो स्टेट होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनका एनालिसिस करती हैं, इनको एनालाइज करती हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल जो है वो क्या है। ऑल्दो द फाइनल एसडीआई बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द 3 इंडिकेटर्स, जिसमें ये जो कैलकुलेशंस जो किया जाता है, ये जो रीजनल लेवल के ऊपर रिपोर्ट आती है, इस रीजनल लेवल की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन जो है वो वेरीफाई करती है, उनको कैलकुलेट करती है और उसके बाद जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है स्टेट लेवल की और कंट्री लेवल की। बाय द टेकिंग ऑफ द 3 इंडिकेटर्स, इसके लिए वो 3 इंडिकेटर्स को इंक्लूड करते हैं, जिनको हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो वो कौन से थे आपका, सबसे पहला आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा था जो आपका लिटरेसी रेट, और तीसरा क्या था एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके या चेंज करके उनके नाम को बदल दिया गया है। जो हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज थे उनको हमने इकोनॉमिक अटेनमेंट का नाम दे दिया, दूसरा जो लिटरेसी था उसको हम सोशल एम्पावरमेंट का नाम दे दिया, और जो थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उसको हेल्थ इंडिकेटर्स के रूप में हमने नाम दिया। तो ये आते हैं आपके तीनों। येट दिस रिपोर्ट आल्सो डिस्कस्ड अदर इंडिकेटर्स लाइक इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लेना और इनको ध्यान में रखना, सोशल एम्पावरमेंट्स, सोशल डिस्ट्रक्टिव जस्टिस, एसेसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेरियस वेलफेयर मेजर अंडरटेकिंग बाय द स्टेट, जिसके अंदर जो 3 सूचकांक लिए जाते हैं, इनमें जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें मानव सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण और न्याय, स्वास्थ्य की अभिगम्यता, राज्य द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर प्लान होते हैं, समाज कल्याण के जो कार्य होते हैं, जैसे सूचकों को पर चर्चा की जाती है और उनको मेजर किया जाता है, और उसके बाद उसको एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके प्लानिंग कमीशन जो है वो यूएनडीपी को देता है। तो इस प्रकार से स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर रिपोर्ट तैयार होकर के और बाद में उसको इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन किया जाता है। तो ये थे आपके इंडिकेटर्स। अब इन 3 जो इंडिकेटर्स हैं मेन, इनको हम एक एक करके उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट के अंदर सबसे पहले हम देते हैं इकोनॉमिक मीन्स होती हैं आर्थिक उपलब्धियां कि एक नेशन, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी पॉपुलेशंस को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसकी आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं। इन आर्थिक उपलब्धियों को मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं आपको। इनको पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी और पर पर्सन एक्सपेंडिचर कैपेसिटी के रूप में अंडरस्टैंडिंग किया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हर एक व्यक्ति की आय का स्तर कितना है। किसी भी व्यक्ति के आय का स्तर जितना अधिक होता है तो उस अधिक आय से वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो गुड्स होती है उनको परचेज करने के लिए उसको खर्च करता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। दूसरी आती है जीडीपी का लेवल या जीएनपी का लेवल जितना कंट्री का हाई होता है उसका लेवल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने कंट्री के सिटीजन जो होती है, अपनी पॉपुलेशन होती है, उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए और उनको उनकी बेसिक नीड्स
और बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उस जीडीपी का कितना शेयर एक्सपेंडिचर करती है। मीन्स कोई भी कंट्री जो होता है या स्टेट जो होता है वो अपने जीडीपी का अधिकतर भाग पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है, तो वहां पर ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमिक सोर्स इंक्रीज होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल वहां पर हाई हो जाता है। मीन्स इसमें स्टेट की लगा लो या पर पर्सन की लगा लो, जो परचेजिंग पावर है और एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है, खर्च करने की शक्ति और परचेजिंग पावर मीन्स खरीदने की शक्ति, जहां पर अधिक होती है वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हाई होता है। जहां पर पर्सन इनकम कम होती है, उसकी एक्सपेंडिचर और परचेजिंग पावर लेस हो जाती है, तो वहां पर पॉवर्टी आ जाती है और पॉवर्टी जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिड्यूस कर देती है। तो ये इसके अंदर दिया गया है कि कहां पर और किस रूप में इसको मेजर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्स बाय ऑल। समर्थ संसाधनों का आधार और इन संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच, रिसोर्स बाय ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, इसमें सबसे अधिक, क्योंकि रिच होते हैं उनके पास तो पहले से ही रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए पर्टिकुलरली द पुअर, जो पुअर गरीब होते हैं, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनलाइज इज द की ऑफ द प्रोडक्टिविटी। जो लोग जो हैं वो निर्धन होते हैं, पद दलित होते हैं, पुअर, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनाइल्स, जो सीमांत होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम संसाधन होते हैं, इज द की ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन लोगों की उत्पादकता के अंदर उसकी पहुंच होना, उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो की टू प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उनकी उत्पादकता, उनके वेल बीइंग, उनके कल्याण और मानव विकास की कुंजी होती है। की ऑफ प्रोडक्टिविटी, मानव विकास की कुंजी होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, और जो पुअर पर्सन होते हैं उन पुअर पर्सन को उनकी एसेसिबिलिटी होना, उनकी वहां पर पहुंच होना। तो जितने लोगों को नेचुरल रिसोर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली अवेलेबल होती हैं, उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के गुड्स आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हाई हो जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, आगे ध्यान दें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर टू एसेस द रिसोर्स बेस एंडोमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसमें दिया गया है आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री की टोटल इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम का भी नाम दे सकते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जीएनपी भी हम कह सकते हैं इसको, कि पूरे कंट्री की जो इनकम है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, और पर पर्सन को उस पर कैपिटा ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम है, उसको पर पर्सन कितनी अवेलेबिलिटी हो रही है, वो पर पर्सन उस जीएनपी का कितना यूटिलाइज कर पा रहा है, आर टेकन एज द मेजर, इसको हम मेजरमेंट के रूप में लेते हैं। टू एसेस टू रिसोर्स बेस एंडोमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के संसाधनों के रूप में इसको मापा जाता है कि एक देश की, कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है और जो जीएनपी होती है वो जितनी अधिक होती है, तो उसके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। मीन्स कोई भी कंट्री की जीएनपी हाई होती है और पर कैपिटा इनकम हाई होती है, तो इसका मतलब वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई होती है। लेकिन इसमें एक कमी आ जाती है, इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर इस नेशनल इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। नेशनल इनकम तो हाई होती है, और नेशनल इनकम हाई होती है तो पर कैपिटा इनकम भी हाई हो जाती है, लेकिन कुछ पर्सन की तो एवरेज इनकम है वो बहुत अधिक हो जाती है, जबकि कुछ पर्सन को एवरेज से भी बिलो एवरेज जो है वो इनकम रिसीव होती है। तो उससे जीएनपी का जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है,
वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई हो जाती है। लेकिन जिस रीजन्स के अंदर कुछ लोगों को तो जीएनपी का एक लार्ज शेयर मिल रहा होता है, बड़ा हिस्सा मिल रहा होता है, जबकि कुछ लोग जो हैं वो इससे कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स भी यहाँ से रिसीव नहीं हो पा रही हैं, तो वहां पर एसडीआई वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए इसमें मेन पॉइंट ये भी होना चाहिए कि जो जीएनपी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीएनपी और पर कैपिटा इनकम होती है वो एक कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। ये रिसोर्सेज जितने अधिक होते हैं तो जीएनपी वहां जीडीपी वहां पर हाई होती है और एसडीआई भी वहां पर अधिक हो जाती है। लेकिन जहां पर एसडीआई का जीएनपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो वहां एसडीआई रिड्यूस हो जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक अटेनमेंट्स एंड द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एसेट्स। हर एक व्यक्ति की आर्थिक जो उपलब्धियां होती हैं वो उसकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एसेट्स, जो उसके संसाधन होते हैं उनको प्राप्त करने की क्षमता, उसको रोजगार की उपलब्धि और आर्थिक विकास जो होता है वो हर एक व्यक्ति की जो आर्थिक उपलब्धियां होती है उनको प्रभावित करता है। जहां पर कंट्री लोगों को उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, एक्सेस टू रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट हाई होता है तो वह ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओवर द ईयर द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज इंक्रीज। भारत के अंदर जो एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा इनकम है, वो प्रति वर्ष है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है, इनकम सोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी इनकम लेवल इंक्रीज होने से उन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और जो उनकी परचेजिंग पावर है वो रेगुलर इंक्रीज हो रही है। एज द रिजल्ट देयर हैज बीन कंसिस्टेंट डिक्लाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स, और जो पॉपुलेशंस का पॉवर्टी लाइन है वो भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। मीन्स हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिवली अफेक्टेड है, जिससे पॉपुलेशंस को उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। इसमें जो डेटा दिए गए हैं वो आप देखिए, द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन 2011-12 हैज बीन एस्टिमेटेड as 25.7% in rural area and 13.7% in urban area and 21.9 from the country as a whole, कि जो हमारा परसेंटेज जो है वो पहले की कंपैरिजंस के अंदर कम हुआ है। ऑल ओवर जो हमारा पॉवर्टी रेशियो है वो 21.92% है और इसके अंदर जो अर्बन एरिया के अंदर है ये हमारा 13.7 है, रूरल एरिया के अंदर 25.7% में आता है। तो ये डिफरेंट है। द डेटा ऑफ पॉवर्टी ऑफ द स्टेट सो दैट देयर आर स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, जो हमारे पॉवर्टी का रेशियो है, मीन्स जो पॉवर्टी रेशियो है ये भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इफेक्ट करती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट है, संबंध जो है वो किससे है, इकोनॉमिक अटेनमेंट से है। कि इकोनॉमिक उपलब्धियां अगर उनके पास हैं, आर्थिक उपलब्धियां उनके पास हैं, तो वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई हो जाती है। इकोनॉमिक अटेनमेंट्स वहां पर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर एसडीआई वैल्यू लो हो जाती है। तो इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है कि किस स्टेट के अंदर एसडीआई वैल्यू हाई है और किस में कम है, किसके थ्रू, पॉवर्टी रेशियो के थ्रू हम कर देते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है तो लाइक स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादरा एंड नगर हवेली एंड द रिकॉर्डेड मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स। तो इन स्टेट के अंदर जो एसडीआई वैल्यू है वो भी हमारी क्या है, कम है। ये आप टेबल के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिन स्टेट के अंदर पॉवर्टी रेशियो हाई है एसडीआई वैल्यू भी वहां पर लो पाई जाती है। इसके अलावा अदर स्टेट लाइक गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल हैव रिकॉर्डेड बिटवीन 10 to 20% द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मीडियम के अंदर आ जाते हैं। लो के अंदर जहां पर
पोवर्टी रेशो कम है और जहां पर एसडीआई वैल्यू भी हाई है वो इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन व दीप, लक्षद्वीप हैव बिलो 10% देयर पॉपुलेशंस लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इनके अंदर पॉवर्टी लाइन लो है तो इनमें एसडीआई वैल्यू भी हाई पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर आता है आपका पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मीन्स जहां पर गरीब रहते हैं लोग तो वहां पर उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए जो उनकी मुख्य सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इन मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं से ये वंचित हो जाते हैं, इसलिए दिया गया है पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। इन एब्सोल्यूट term is reflect the inability of an individual to satisfy certain basic needs for sustain healthy and reasonably productivity livings। इसलिए निरपेक्ष रूप से यह एक व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और उसके उत्पादक जीवन के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की अवस्था होती है कि गरीबी जो होती है वो जीवन के अंदर जो नीड्स होती हैं उन नीड्स को भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह होती हैं और एक रीजनेबल जो लाइफ होती है, एक अच्छा जीवन होता है, वह भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशंस को हम पॉवर्टी का नाम देते हैं। इसके बाद आगे हम ध्यान देते हैं द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये ऊपर ही मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री की जो जीडीपी का लेवल हाई होता है तो वो भी फुली रिफ्लेक्ट नहीं करता है वहां के क्वालिटी लाइफ को, कि जिस कंट्री के अंदर जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हाई नहीं होता। अगर वहां पर जीडीपी का लेवल लेस है लेकिन उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इस जीडीपी का कंट्री के सिटीजन्स अपने लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन सिस्टम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने में एक्सपेंडिचर करते हैं तो वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई हो जाती है। जैसे किसी भी कंट्री की एसडीआई वैल्यू बहुत अधिक होती है लेकिन उस जीडीपी की वैल्यू बहुत अधिक होती है लेकिन उस जीडीपी को वह कंट्री अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर ना करके और उसको वो अपने सिक्योरिटी और अदर रिसोर्सेज में यूटिलाइज करता है, जैसे सुरक्षा के उपकरण, गोले बारूद, बंदूक आदि हथियार खरीदने में खर्च करता है और वहां की सड़कों की व्यवस्था, वहां की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, वहां के एजुकेशन सिस्टम और वहां के लोगों को बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही होती हैं तो वहां एसडीआई का लेवल लो रहता है, वहां मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये इसमें दिया गया है द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री। देयर आर अदर फैक्टर लाइक हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विच आल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा वहां पर लोगों को कितनी बेटर हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, घरों में रहने की कैसी अवस्था है, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, एयर क्वालिटी कैसी है, एयर कैसी है, पॉल्यूटेड है या फ्रेश एयर है, एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर उनको किस लेवल का प्रोवाइड हो रहा है, इजिली अवेलेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीजें भी वहां के एसडीआई को अफेक्ट करती हैं। कंट्री की जीडीपी जो होती है, इनकम जो होती है वो अधिक होने से ही वहां की एसडीआई हाई नहीं होती, बल्कि वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटी होती है, लिविंग स्पेस होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और अदर रिक्वायरमेंट्स की गुड्स की क्वालिटी हाई होती है, इजिली अवेलेबल होते हैं, एवरी पर्सन को अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई होती है। जॉबलेस ग्रोथ एंड रैम्पंट अनएम्प्लॉयमेंट और
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर हायर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जहां पर लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, तेजी से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो है वो पॉवर्टी का कारण होते हैं और यही कारण है भारत के अंदर गरीबी का होना। भारत में बेरोजगारी अनियंत्रित हो रही है और रोजगार में कमी आ रही है, जिसके कारण से भारत में गरीबी के अधिक होने के कारण से वहां पर मानव विकास का स्तर जो है वो मीडियम कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। इस टेबल में इसको अंडरस्टैंडिंग करें, टेबल को आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें 2011-12 के जो डेटा है, प्लानिंग कमीशन ने 2013 के अंदर जो डेटा कलेक्ट किए थे वो डेटा इसके अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हम बात कर रहे हैं मेन पॉइंट की। जो छत्तीसगढ़ है उसमें पॉवर्टी रेशो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर हाईएस्ट है, 39.93 के अंदर आता है। सबसे कम जो पॉवर्टी रेशो है वो आपका गोवा के अंदर है, 5.09% के अंदर आता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है दादर एंड नगर हवेली के अंदर जो पॉवर्टी रेशो है वो हाईएस्ट है, 39.31%। और लक्षद्वीप जो है उसके अंदर पॉवर्टी रेशो है वो 2.77 सबसे कम। और फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो आपका अंडमान और निकोबार आता है, जिसमें सबसे कम पॉवर्टी है 1%। सेकंड पोजीशन पर लक्षद्वीप। हाईएस्ट जो यूनियन टेरिटरी है उसमें दादरा एंड नगर हवेली आता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। स्टेट के अंदर आपका छत्तीसगढ़ हाईएस्ट पॉवर्टी रेशो है, लोवेस्ट के अंदर आपका गोवा आ जाता है। और यूनियन टेरिटरीज जो है इनके अंदर जो हाईएस्ट है वो दादरा एंड नगर हवेली के अंदर आ जाता है और लोवेस्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आ जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये आपके मैप में भी पॉइंट पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनमें भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये डेटा को आप अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पर उसको थोड़ा चेंज कर दिया। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ मीन्स होती है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, स्वस्थ और लंबा जीवन जो होता है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नाम देते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्दी लाइफ जो है वो हमें कैसे प्रोवाइड होती है, इसके लिए मेन पॉइंट्स हैं जो इस हेल्दी लाइफ इंडिकेटर्स को हम मेजर करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर लेना है बर्थ रेट, डेथ रेट। लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट दोनों ही हेल्दी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फूड्स। न्यूट्रिएंट फूड्स जो है वो इजिली अवेलेबल हों, ठीक है, यानी कि सभी पर्सन को जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी वो आसानी से उपलब्धता हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट्स आता है वो आता है लो मोर्टिलिटी रेट। मदर एंड चाइल्ड दोनों की मोर्टिलिटी रेट जो है वो लेस होनी चाहिए कि बर्थ के टाइम के अंदर, जहां पर हमारे जन्म देते समय मदर की डेथ हो जाती है या जो चाइल्ड होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ रेट है वो लो हो, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर इजिली से अवेलेबल हों। सभी जो पर्सन हैं कंट्री के, जो एवरेज जो सिटीजन्स हैं, एवरेज सिटीजन्स को उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो एवरी प्लेस पर इजिली अवेलेबल हो, उनके नियरेस्ट प्लेस के ऊपर इजिली अवेलेबल होती हैं। वहां पर एचडीआई वैल्यू हाई होती है क्योंकि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हम ध्यान दे रहे हैं लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमिनेट एंड लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी लाइफ। अर्थात रोग और पीड़ा से मुक्त, स्वस्थ और लंबा जीवन जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जानकारी देता है हमें। एक लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट
मोर्टिलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ अमंग मदर, ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडिकेट न्यूट्रिशन, nutrition and safety of individuals are some important measure of healthy and reasonably long life जो है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है शिशु मातृता, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड पोस्ट डिलीवरी प्रजनन के बाद की मृत्यु दर, मदर एंड ओल्ड एज हेल्थ केयर और वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त पोषण, एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल और व्यक्तिगत सुरक्षा आर सम इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबली लाइफ। तो ये सब जो हैं वो एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए माप किए जाने वाले मेजरमेंट्स हैं। इन मेजरमेंट्स को ध्यान में रख करके मीन्स हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर करते हैं, तो इनमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर की जन्म से पहले और जन्म के बाद जो है वो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा दिया गया है इसमें फैसिलिटी ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ। जन्म के बाद और जन्म के समय मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो जिस भी रीजन्स के अंदर। डेथ अमंग द मदर की मृत्यु कम हो। ओल्ड एज हेल्थ केयर वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से मिले। एडिकेट न्यूट्रिशंस सभी लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और उनको पोषण युक्त भोजन मिले। सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तिगत सुरक्षा आदि की जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर एसडीआई वैल्यू हाई होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो दिया गया है आपको ये इसमें ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें क्या किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि पूरे भारत को स्वच्छ रखा जाए जिससे कि हमारी जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो। तो इसको आपको पढ़ना है स्वच्छ भारत मिशन को। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि लाइफ के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया के अंदर वो कितनी है और वो कितनी इंक्रीज हुई है। डेथ रेट जो है वो कितना था और अब वो कितना रिड्यूस हुआ है। तो इसमें देखिए इंडिया हैज डन रीजनेबली वेल इन द सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक डिक्लाइन द डेथ रेट फ्रॉम 25.1% इन 1951 कि भारत के अंदर जो डेथ रेट था वो 25.1% 1951 के अंदर था टू 6.5% पर थाउजेंड इन 2015 जो घट करके और 6.5% 2015 के अंदर हो गया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स जो बर्थ के टाइम बच्चों की डेथ हो जाती हो। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फ्रॉम 148 पर थाउजेंड ये था आपका 1951 के अंदर। 148 बच्चे जन्म के समय ही प्रति 1000 जनसंख्या पर उनकी डेथ हो जाती थी, जो 2015 के अंदर रिड्यूस होकर के 1737 जो है वो पर थाउजेंड हुआ ड्यूरिंग द सेम पीरियड्स। सिमिलरली इट ऑल्सो सक्सेस्ड इन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 के अंदर थी वो 37.1 ईयर थी, यानी कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भारत की थी वो 1951 में 37 वर्ष थी। 266.9 ईयर फॉर मेल जिसके अंदर जो इंक्रीज हुई 2015 के अंदर वो इंक्रीज हुई 66.9 ईयर मेल एंड 36.2 टू 70 ईयर फॉर फीमेल। जो मेल की 37 वर्ष थी वो इंक्रीज होकर के 66.9% हुई 2015 के अंदर, और जो फीमेल की 36.2% थी वो 70 ईयर हो गई बढ़ करके 2015 के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि 1951 में भारत के अंदर महिलाओं की जो
लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा थी, वो 37 वर्ष थी, जो 2015 में बढ़कर के 66.9% हुई। इसी प्रकार से फीमेल की बढ़कर के 36.2% थी, जो इंक्रीज होकर के और 70 ईयर हो गई, यानी फीमेल की इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के कंपैरिजन में हाई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि महिलाओं का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अधिक पाई जाती है। ये दोनों डेटा भी आपको ध्यान रखना है, मेल की 66.9% और फीमेल की 70 ईयर्स जो है वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। दो दीज आर ग्रेट अचीवमेंट, ए lot need to be done. Similarly, it has also done reasonably well and bringing down birth rate from 40.8 to 20.8. जो हमारी बर्थ रेट थी वो भी डिक्लाइन हुई, क्योंकि इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने के कारण से हमने स्मॉल फैमिली को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो 40.8 जो हमारी बर्थ रेट थी वो घट करके 2015 में 20.8% हो गई द सेम ईयर, बट इट्स स्टिल मच हाइयर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी भी ये विकासशील देशों की जो तुलना में जो डेवलप्ड हमारे कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उस विकसित देशों की तुलना में अभी भी ये बहुत अधिक है। यानी विकसित देशों के अंदर जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो रही है और हमारी अभी उनके कंपेरिजन के अंदर हाई है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसको हम अलग लेते हैं। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन